जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में एक और प्रीवियस ईयर पेपर, यानी जो पेपर आपका 2022-23 में यानी जो हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये पेपर HIS 201 का है और ये 2022 और 23 का पेपर है। पेपर का टाइटल जैसा मैंने आपको बता दिया HIS 201, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1777 टू 1857 AD, यानी हिस्ट्री के जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके ये 201 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे और उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको ले चलते हैं पेपर की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपको कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ हमेशा की तरह पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी क्वेश्चन के साथ उसे नोट करिएगा और उसे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में जोड़िएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर, यानी हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो मार्टिन लूथर भारत का किसे कहा जाता है? देखिए, मार्टिन लूथर क्यों कहा जाता है? मार्टिन लूथर जिन्होंने था, इन्होंने बहुत सारा सुधार किया था धर्म में, क्रिश्चियनिटी के धर्म में, जो ईसाई धर्म में वहाँ बहुत सुधार किया था। तो इसी तरह भारत का मार्टिन लूथर किसे माना जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर, जो ऑप्शन आपका बी कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ही जो ओरिजिनल नेम वाज शंकर तिवारी, यानी उनका मूल नाम शंकर तिवारी था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, बाकी और चीजें अभी आपको आगे मैं बताते रहूंगा। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद, यानी जो था कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने कब पार्टिसिपेट किया? तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सर्व विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वो वर्ष क्या था? 1892। ठीक है, 1890, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, उसका ईयर आप 1893 एग्जैक्टली ईयर क्या था? 1893 में अमेरिका के, नोट करेगा, ये सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में हुआ था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व में भारत का और हिंदू धर्म का डंका बजाया था। ठीक है, उन्होंने वहां पे अमेरिकियों को और सभी देश के लोगों को अंग्रेजी में लेडीज एंड जेंटलमैन न कहते हुए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों का संबोधित किया था। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था, नोट कर लीजिएगा, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863, और 12 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, और इन्होंने, अब एक बात और क्वेश्चन अगर आ सकता है, तो 1897 में, 1897 यानी वहां से लौटने के सर्वधर्म सम्मेलन के 4 साल बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक क्या था? तो आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय, जो आत्मीय सभा हुआ द फाउंडर, तो फाउंडर की टॉकिंग अबाउट द फाउंडर ऑफ द आत्मीय सभा, तो दैट वाज राजा राम मोहन राय। 1851 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1850 में ही स्टैब्लिश आत्मीय सभा इन 1815, यानी 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ईयर क्या था? 1815, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1815। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और भी अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसको भी आप दिमाग में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। अब देखिए, पुनर्जागरण काल क्या था? आप इतिहास के स्टूडेंट है तो आपको अच्छे से पता है कि पुनर्जागरण काल वही था जिसमें सुधार किए गए। तो भारतीय पुनर्जागरण काल, तो रेनेसा, इंडियन रेनेसा इसको कहते हैं। इंडियन रेनेसा की बात करें तो उसका फादर किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती भी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी सुधार किया तो उनको मार्टिन लूथर बोला गया। लेकिन जो सुधार पुनर्जागरण का जनक कौन है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन दोनों ने किया है, लेकिन जनक की बात करें तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ। ठीक है, और मृत्यु की बात करें तो 1833 में हो गया। राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान क्या रहा? सती प्रथा, बाल विवाह खत्म करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
कि मद्रास के रैतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया। तो यानी हु स्टार्टेड रैतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो देखिए रैतवाड़ी सेटलमेंट की बात करें तो थॉमस मुनरो जो उस समय का क्या था, गवर्नर जनरल था। और ये रैतवाड़ी लिखा है तो इसको रैतवाड़ी नहीं समझेंगे स्टूडेंट, ये रायटवाड़ी है, RYOT। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो स्पेलिंग लिखी गई है ये थोड़ा गलत है, RYAT नहीं होगा, RYOT रायटवाड़ी सिस्टम है। और इसको थॉमस मुनरो ने, जो गवर्नर जनरल मद्रास का था 1920 में, उस समय 1920 से 27 तक गवर्नर जनरल था, और उसने रैतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किससे लिंक था। तो परमानेंट सेटलमेंट को, इसको देखो, इसको स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी भी कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से कहते हैं, जिसमें निश्चित राशि जमींदारों को अंग्रेजों को चुकानी पड़ती थी। जमीन, ठीक है, या नहीं, अगर वो नहीं चुकाते थे स्थायी उनके पैसे जो लगान होते थे जमींदारों को चुकाना पड़ता था, क्योंकि जमीन के मालिक जमींदारों को मान लिया गया था और उनको चुकाना पड़ता। अगर नहीं चुकाते थे तो उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट वो लाया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसका ये लाने का श्रेय किसको जाता है, इसको ये जो नियम लेके आया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1793 आपको याद रखना है। ठीक है, 1793 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंग्लो नेपाल वॉर यानी आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो एंग्लो नेपाल वॉर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एक मिनट वेट करिएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध के मतलब कब हुआ, क्या किसके समय पे हुआ। ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग था या लॉर्ड हेस्टिंग्स था, तो इसका एग्जैक्टली आंसर वारेन हेस्टिंग ना होके, ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो था, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था, ये वारेन हेस्टिंग को बिल्कुल मत आप सही करिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, 1816 में ये वॉर हुआ था। स्टूडेंट आप नोट करते जाएगा पॉइंट्स को कि लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग कोई और है। तो लॉर्ड जो गवर्नर उस समय था लॉर्ड हेस्टिंग, 1816 में इसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल यानी एंग्लो नेपाल वॉर हुआ। ठीक है, इसमें इसको ठीक है, इसको गोरखाओं का मतलब गोरखाओं ने इसमें विरोध कर दिया था। ठीक है, 1816 में इसका जो रिजल्ट क्या हुआ कि नेपाल को 1/3 भाग ब्रिटिश भारत को देना पड़ा, यानी ब्रिटिश को देना पड़ा, जिसमें गोरखाओं ने विरोध कर दिया था। ठीक है, तो इस आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल को अपना 1/3 भाग भारत को, ब्रिटिश भारत को यानी अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, ईयर्स को नोट करते चलेगा स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको फास्ट लगेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को ईयर्स को देखिएगा, उसी के अराउंड आपके क्वेश्चन बुने जाएंगे। कभी पूछा जाएगा किसका विरोध था, तो गोरखाओं का था, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया। तो स्टूडेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इन्होंने मुंबई को प्राप्त किया, देखिए ये जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्ल्स द्वितीय था, इसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। ठीक है, तो इसने पुर्तगालियों से, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, और विवाह होने पे मुंबई को उपहार के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया कि यहाँ से जितना आय संपत्ति मिलेगा, पुर्तगालियों ने किसको दे दिया, पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी की विवाह चार्ल्स द्वितीय राजा से होने के कारण मुंबई को पुर्तगालियों ने दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ठीक है, विवाह में समझिए एक तो दहेज के रूप में प्राप्त किया था। ठीक है, मतलब उसके उपहार के रूप में। कह रहा बंगाल में द्वैध शासन यानी जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल की कब खत्म हुआ, किसने समाप्त किया। तो देखिए इसमें पेन पेपर हमेशा की तरह लेके एक्टिवेट रहेगा। तो देखिए शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव जो था इसने लागू किया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को, क्या किया, लागू किया। ठीक है, समाप्त करने की बात करें तो समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने, समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने। तो द्वैध शासन यानी जो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया रॉबर्ट क्लाइव ने और खत्म किया वारेन हेस्टिंग ने। समझ में आ गया, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि ब्रिटिश संसद द्वारा किस पर महाभियोग चलाया गया। तो किस पे महाभियोग यानी जो कहता है जिसको इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है, तो इम्पीचमेंट किसके ऊपर चला गया। तो आपको पता है स्टूडेंट इम्पीचमेंट भारत में किसके ऊपर चला जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर चला जाता है। किसी भी देश के राष्ट्रपति जो होता है तो इम्पीचमेंट चला के उसको हटाया जाता है, वो एक प्रक्रिया होती है। तो कह रहा है लेकिन ये किसके ऊपर चलाया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये चलाया गया किस गवर्नर जनरल के ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर। स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के खिलाफ चला गया, क्योंकि ये बहुत निरंकुश
किस्म का गवर्नर था। 1778 से 1795 तक इसके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चला। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या कर दिया, दोषमुक्त इसलिए कर दिया क्योंकि इसने बहुत सारी ब्रिटिश सरकार के लिए सेवाएं की थी, तो बाद में इसको दोषमुक्त भी कर दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या रहा स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट्स, जो 1 2 3 क्वेश्चन पीछे छूट गए हैं, 7 से 10 के आपके पास 7 8 9 3 क्वेश्चन छूट गए हैं, इसको मैं अभी आपको पीछे करा दूंगा। ठीक है, इसको इस पीडीएफ में छूट गया बनाने में, मुझे पता चल रहा है, तो मैं उसको आपको पीछे करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, पेन पेपर लेके एक्टिवेट रहिएगा। कह रहा है कौन सा गवर्नर जनरल आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित था, तो आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध से कौन सा संबंधित था। ठीक है, तो जो देखिए 3 बार हुए आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये देख के आपको जाना है। मैं बता रहा हूं, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो मराठा के बीच में हुआ, और मराठा और अंग्रेजों के बीच, तो अंग्रेजों को लीड कर रहा था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, जो गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स कंफ्यूज मत हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर था। और 1817 से 19 के बीच अंतिम मराठा युद्ध जिसको कहा गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और परिणाम स्वरूप पेशवा बाजीराव को 8 लाख रुपए पेंशन पे हार कर कानपुर के बिठूर जाना पड़ा। जाने पे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, विवश कर दिया, अपना राज्य छोड़ के इनको जाना पड़ गया। इनको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाने की अंग्रेजों ने घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में, 1829 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम, जो सती प्रथा सिस्टम था, इसको खत्म किया 4 दिसंबर 1829 पे। किसके दबाव में आकर, राजा राम मोहन राय के व्यापक दबाव में आकर, क्योंकि इन्होंने इस मुद्दे पे सरकार को कई बार घेरा, अंग्रेजी सरकार को, और उन्होंने इसको करने के लिए बहुत सारा वो किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक अंत में क्या हो गया, राजी हो गया था, तो उसने खत्म कर दिया 1829 में, सती प्रथा पर रोक लगा दी उसने, किस तरह की कोई प्रथा भारत में नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेन एंड्रयू रैमसे, जेम्स एंड्रयू रैमसे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम यानी रियल नेम था, तो रियल नेम में किसका था, लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रयू रैमसे किसका नाम था, लॉर्ड डलहौजी का रियल नेम था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल था स्टूडेंट 1848 से 1856 के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध को अपने राज्य में मिला लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने में कब मिला लिया, अवध को एनेक्स्ट कर लिया 7 फरवरी 1856 में। 7 फरवरी 1856 में इसने अवध को मिला लिया। और ये अवध का उस समय राजा कौन था, नवाब वाजिद अली शाह, जो डलहौजी, और इसने डलहौजी ने उस समय क्या किया, जो डलहौजी उस समय वो था गवर्नर, उसने क्या किया, खून की बिना एक बूंद गिराए, यानी बिना तलवार चलाए नवाब वाजिद अली शाह के राज्य को अपने में क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। और वहां की जनता ने भी उसका विरोध नहीं किया, चूंकि ये बहुत भोगी विलासपूर्ण भोगी राजा था, चूंकि ये जनता का ध्यान नहीं रख पा रहा था। जनता में इसका मतलब कहा जाता है कि सोचिए आप, इतिहास में बिना खून की एक बूंद गिराए पूरा राज्य अंग्रेजों ने इसका क्या कर लिया, हथिया लिया। अगला क्वेश्चन है, गोद अधिहनन किस सिद्धांत से संबंधित, यानी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था स्टूडेंट्स, ये था कि जिन राजाओं को, रानियों को पुत्र नहीं था, उनकी सत्ता का, उनके राजपाट को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाने का नियम ही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चूंकि यही काम हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, उनके पास अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने एक दत्तक पुत्र गंगाधर को, ऐसा कुछ नाम था, उसको गोद लिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने उसको राजा का वंशज या राजा मानने से इंकार करते हुए उनके राजपाट को क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे। इसी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया था। तो इसको लाया कौन था, तो इसको लॉर्ड डलहौजी ले आया था। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी गोद अनिहनन वाला जो नियम था, ये ले आया था लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। अब स्टूडेंट इस सब क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान से रखिएगा नजर, कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब वायसराय पूछा है, गवर्नर जनरल पूछा है, भारत का और बंगाल का क्या अंतर है सब बताऊंगा आपको आगे जैसे आएगा क्वेश्चन। तो प्रथम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। ईयर नोट करिएगा, 1856 टू 1862 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच ट्रीटी इंडेड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो द्वितीय जो ये युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो श्रीरंगपट्टम की संधि से खत्म हुआ। ठीक है, और ये श्रीरंगपट्टम की आपको तीनों युद्ध याद रखने हैं, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध, हर युद्ध एक संधि के साथ खत्म हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंगलोर की संधि है, मद्रास की संधि है, और इसमें श्रीरंगपट्टम की संधि भी शामिल है। तो ये तीसरा द्वितीय वाला खत्म हुआ श्रीरंगपट्टम, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट साथ ही कहना चाहूँगा, आप हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड से, और साथ ही में अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी आप जुड़ के हमसे सीधे कोई क्वेश्चन और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, और अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? हैदर अली जो था ये जो टीपू सुल्तान था इसका पुत्र था, एक तरह से आप कह सकते हैं, और इसका जन्म हुआ था हैदर अली का बूंदी कोट में। कहाँ हुआ था? बूंदी कोट में हुआ था जन्म, ठीक है। और ये 1721 में इसका जन्म हुई और मृत्यु 1782 में हो गई थी हैदर अली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? तो देखिए राजा चेत सिंह जो थे उस समय इन्होंने बनारस का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था, और ये बनारस के राजा थे। अभी इनके बारे में और भी कुछ आपको आगे पता चलेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? देखिए किस, तो सालबाई की संधि, सालबाई जो ट्रीटी ऑफ सालबाई था उसके द्वारा, अभी वहां द्वितीय बताया, ट्रीटी ऑफ सालबाई द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक लड़ा गया, ठीक है। और सालबाई के संधि से ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा पुरिंदर की संधि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, फोकस करें। रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस स्थान पे की गई? तो जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट का पहले रेगुलेटिंग एक्ट का नाम आपको बता देता हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1775 के द्वारा पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहली बार, इस समय की बात नहीं कर रहा, उस समय कलकत्ता में की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में की गई। जिसमें क्या कहा गया, जिसमें न्यायाधीशों की कार्यकाल की अवधि आजीवन कर दी गई, ठीक है। और 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773, और इस नियम के अंतर्गत 1774 को कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें जज का कार्यकाल आजीवन कर दिया गया था। पुरिंदर की संधि किस वर्ष में हुई? देखिए पुरिंदर की जो दो संधियां हुई हैं, पुरिंदर की दो संधि, पहली संधि देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से पहले देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहली संधि 1665 में हुई, तो ऑप्शन में 1665 का कहीं जिक्र नहीं है। जो पहली संधि हुई थी वो 11 जून 1665 को हुई थी, मराठा और मुगलों के बीच हुआ था। दूसरी बार 1 मार्च 1776, तो ये वाला तिथि दिया गया था। ये पुरिंदर की कौन सी संधि है? द्वितीय संधि है, जिसमें नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। दूसरी संधि किसके बीच हुई? नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ठीक है। पहली हुई थी 1665 में, दूसरा 1776 में। एक मुगलों से हुई और एक किसे हुई? नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? देखिए अब ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल से पहले हुआ करता था पद। तो 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे और बातें बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन कर रहा है बक्सर के युद्ध में किस अवध शासक ने हिस्सा लिया? तो देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 में, स्टूडेंट आपको याद रखना है, द ईयर वाज 1764, 1764 में हुआ। इसमें हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों का नेतृत्व, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन करा था? हेक्टर मुनरो। और उसने मीर कासिम, जो क्या था? बंगाल का नवाब था। पूछेगा कहाँ का नवाब था? मगर मीर कासिम, तीन लोगों ने देखिए इसमें क्या था बक्सर के युद्ध में, मीर कासिम बंगाल का नवाब, नवाब सुजाउद्दौला जो था सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब, और बलवंत सिंह बनारस का राजा, जिसका आगे बात हुई थी। तो उस समय बलवंत सिंह क्या था? बनारस का राजा था। इन तीनों ने मिलकर जो था बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे अवध का राजा कौन हो गया? सुजाउद्दौला, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अलीनगर की संधि कब हुई? तो अलीनगर की संधि स्टूडेंट आपको सीधे बता दे रहा हूं कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, जो आपका ऑप्शन बी कह रहा है, 9 फरवरी 1757 को हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो था, जो कह रहा है सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं स्टूडेंट, सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। तो जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, उसके मतलब बीच में ये संधि की गई, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ये सब छोटी छोटी बातें नोट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही रहेगा। अब पूछेगा कौन था, किसके विरुद्ध लड़ा, क्या था, नाम बदल जाएगा, क्वेश्चन उसी के आसपास ही बनने जा रहा है। स्टूडेंट साथ ही बताऊंगा कि इस पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका मिड टर्म का पेपर तो अब रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस बार 40 एमसीक्यू के बजाय 50 एमसीक्यू देने पड़ेंगे, तो आप अच्छे से देख के जाइएगा। कह रहा मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो मीर कासिम, मैंने पहले बता दिया, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम कहाँ का नवाब था? बंगाल का। 1760 से 63, 3 वर्षों तक ये बंगाल का नवाब बना रहा, ठीक है, ओके। अगला बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? बेदरा का युद्ध, देखिए बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डच के बीच में नवंबर 1759 में हुआ, नवंबर 1759 में हुआ।
जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और डच हार गए थे। चलिए अगला, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बन गया? तो 1757 में मीर जाफर कब बना? 1757 में बंगाल का नवाब बना। 1757 आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1757 में मीर जाफर बना, जो एक धूर्त किस्म का नवाब था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध की बात कर रहा है, तो इस कब लड़ा गया? यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। द ईयर वाज 1761। देखिए मैं आपको और बातें बता रहा हूँ, नोट करिए। 1761 अब बता रहा हूँ। फर्स्ट वॉर जो लड़ा गया वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इब्राहिम लोदी बनाम बाबर, जिसमें बाबर विजयी रहा। दूसरी लड़ाई लड़ी गई 5 नवंबर 1556 को। तो पहला 1526 में, दूसरा 1556 में। हेमू बनाम अकबर लड़ा गया। हेमू जो हिंदू राजा था, एक हिंदुओं का प्रतिनिधि करता, और अकबर, जिसमें अकबर विजयी हो गया। और तीसरा युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों बता दिया, आप नोट करिएगा और क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। ये पक्का सारी बातें बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए समय निकालकर वीडियोस कर रहे जा रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ आप अच्छा पेपर में करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कर्नाटक का द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? तो देखिए 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। कर्नाटक के में 3 युद्ध लड़े गए। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1740 से 48, दूसरा हुआ 1749 से 1754। तो दूसरा ये हो जाएगा। पहला लड़ा गया 1740 से 48, और जो तीनों कर्नाटक युद्ध लड़े गए वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए, यानी इंग्लैंड बनाम फ्रांस हुआ। ठीक है, तो पहला ये लड़ा गया 1740 48, दूसरा लड़ा गया 49 से 54, और तीसरा लड़ा गया 1758 से 63, और अंत में अंग्रेजों ने इसमें जीत हासिल कर ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डुएल बंगाल में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? ये मैंने पहले ही बता दिया कि प्रारंभ कब हुआ और खत्म कब हुआ, दोनों बताया। कौन प्रारंभ किया कौन खत्म किया ये भी बताया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कब प्रारंभ हुआ था? तो 1765 में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1765 बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, जो 1772 तक चला। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए इसीलिए मैं आपको बताता, तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था ना, वही बना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का क्या बना, प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1858 के बीच। ओके, और पहला जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, नोट करेगा, लॉर्ड कैनिंग। और जो बंगाल का, अब अगला क्वेश्चन जो पूछा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल में पहले गवर्नर हुआ करते थे, तब बाद में भारत में बने। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग। कौन था? वॉरेन हस्टिंग, 1773 से 1785 के बीच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ? यानी रॉबर्ट क्लाइव वाज बॉर्न, तो इसका जन्म 29 सितंबर 1725 में हुआ। 1725 को इसका जन्म हुआ था, 29 सितंबर का डेट था। और बैटल ऑफ पलासी में ये क्या कर रहा था, ये लड़ रहा था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ पलासी में कर नेतृत्व ये कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखिए अभी क्वेश्चन में ध्यान से देखना, संस्थापक नहीं पूछा, वास्तविक संस्थापक। तो पहली बार भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक क्या कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को माना जाता है, ये संस्थापक था, ये पहले इसने किया। लेकिन वास्तविक संस्थापक जिसने जीत के साथ भारत में पुर्तगालियों का डंका बजाया, तो वो कौन था? अल्बुकर्क। जो अल्बुकर्क था वो सिकंदर के बाद दूसरा यूरोपीय था जिसने भारत के कई प्रांतों को जीत लिया था। तो असली संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, असली इसलिए नहीं, वास्तविक मतलब शक्ति के साथ, जिसने शक्ति का, वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। और पुर्तगाली संस्थापक कौन कौन था? तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी है। आप समझ गए इस बात को? ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध मैंने पहले ही आपको बता दिया, बक्सर का युद्ध 1764 में, और मैंने बताया था 3 राजाओं ने साथ दिया था, ये सब बातें बताई। तो 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध लड़ा। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पीछे जाके अगर कुछ छूट जाता है तो ध्यान से एक बातों को नोट करिएगा, क्वेश्चन उसी के आसपास आने वाले हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट ने बताया था कि पिछले बार मेरे बताए गए बहुत सारे क्वेश्चन से आपको बहुत मदद मिली थी, तो उसी के अनुरूप मैंने अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश की है और आपके लिए मैटर्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। कह रहा है पलासी किस प्रांत में स्थित है? तो पलासी जो है स्टूडेंट वो बंगाल में है। वो जो पलासी है वो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है। नदिया जिले इन द वेस्ट बंगाल इन द डिस्ट्रिक्ट नदिया। ओके, तो यहाँ पे स्थित। इस तरह से 40 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, और साथ ही साथ में जो 3 क्वेश्चन छूट गए थे 7 8 9, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूंकि वो पीडीएफ में वो उसका बन नहीं पाया, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और आप उसको नोट कर लीजिएगा।
तो अगला क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन छूट गया था पीडीएफ में स्टूडेंट, वो कह रहा था कि काल कोठरी की घटना कब घटी। सो कॉल्ड तथाकथित काल कोठरी की घटना, सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो देखिए ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी हिस्ट्री में कब घटी, तो 1756 20 जून, नोट करेगा। काल कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी थी उसको बोला जाता है ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल, वो 20 जून 1756 में कलकत्ता में घटी। इसमें क्या हुआ नोट करिएगा कि फोर्ट विलियम किला जो था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम किला में एक छोटे से कमरे में नवाब सिराजुद्दौला ने, सुजा ने नहीं, सिराजुद्दौला ने एक किला का मतलब वो कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने वहाँ का किला फोर्ट विलियम का, और उसमें एक ही कमरे में ब्रिटिश सैनिकों को ठूस ठूस कर भर दिया, जिसमें उनका दम घुट कर और गर्मी से वो मर गए, जिसमें 146 कैदी माने जाते हैं कि उसमें क्या हो गए थे, वो 146 कैदी उसमें दम घुटकर मर गए थे। तो उसी को काल कोठरी की घटना की कही जाती है, जो 1756 में घटा था। ईयर पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। अब पूछा लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल था, इसका मकबरा गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, ठीक है। और जो अंतिम प्रश्न छूट गया था वो कह रहा 1802 बेसिन की संधि किसके मध्य हुई। तो 1802 बेसिन या बसई की संधि जो कहा जाता है, बासिन की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई, जो 1802 बासिन की संधि। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन को कवर किया है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट करिएगा। नीचे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिले और हम आपके लिए एक नए एनर्जेटिक रूप से वीडियो लेकर आते रहें। तब तक आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। कुछ भी होगा तो आप कमेंट करने से चूकिएगा नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।